उसमें आज हम लोग जो अभी तक करेंट अफेयर पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनामिक सब्जेक्ट है और आप जान रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको और ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास फंडामेंटल जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बारे में अगर अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होगा, तो जो आप पेपर पढ़ रहे हैं उसमें आपको और मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें और जानकारी मिलेगी। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे जो एनडीए के जो एग्ज़ाम में या फिर सीडीएस के एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस टाइप से आपको पढ़ना रहता है, सिलेबस क्या है, कहाँ तक पढ़ना रहता है, ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पॉलिटी के जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कौन सा बेसिक बुक। हाँ, बेसिक बुक में आप लक्ष्मीकांत का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जनरली जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आ सकते हैं। प्लस आपका जो एनसीईआरटी है वही काफ़ी है, जो सोशल साइंस का जो बुक रहता है, जिसमें आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो फिर बाद में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बन जाता है या फिर जो पॉलिटिकल थियोरी बन जाता है 11th-12th में, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जो पॉलिटी जो एनडीए के लिए जो हम लोग अपने कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, अभी रिसेंटली हम लोग ने इनॉग्रेट किया है, ये हम लोग का न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है और ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो आपको पता होना चाहिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। पहले का जो है थोड़ा सर्कल टाइप का था, अब क्या है, थोड़ा सा क्या है, ट्राइंगल शेप का है। सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर हम लोग बेसिकली पहुंचे तो देखेंगे कि ये जो यूरोप में है रिनेसेशन पीरियड होता है और बहुत सारे वैल्यू सिस्टम डेवलप होते हैं। वहाँ पे वैल्यू सिस्टम जो डेवलप होते हैं उसमें क्या है, उसमें जो है जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है, रशिया का रिवॉल्यूशन में जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है। तो यूरोप में 14 to 16 सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, नए बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, उसके कारण बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनते हैं यूरोप में, वो कैसे करके इंडिया में अंग्रेज के थ्रू इंडिया में आते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में आएगा। मतलब कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक इकोनॉमिक या फिर ट्रेडिंग यूनिट है वो पॉलिटिकल पावर कैसे गेन करता है, पहला चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा चीज पढ़ेंगे कि जैसे वो पॉलिटिकल जो पावर गेन करता है उसके बाद लीगली उसको कैसे करके पावर जो ट्रांसफर होता है, मतलब पहले जो एक ट्रेडिंग कंपनी है वो कैसे पावर लेता है, जो दूसरा जो ट्रेडिंग कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां से पावर ब्रिटिश सरकार में कैसे शिफ्ट होता है, और तीसरा जो फेज रहेगा ब्रिटिश सरकार से इंडिया जो प्रेजेंट इंडिया है जो एक नेशन है वहां पावर कैसे शिफ्टिंग होता है। तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एक्ट आते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन आते हैं, उसके थ्रू हम लोग कहते हैं पावर चेंज होता है। और एक जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी है या फिर ट्रेडिंग कंपनी या फिर इकोनॉमिक सिस्टम है, वो कैसे एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम को जन्म देता है, वो आप पढ़ेंगे इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस जब चेंज होता है, ये जब इंडिया में नया जो बनता है 1947 में, और 1947 में न्यू कंट्री बनता है और 1950s में इसका स्वरूप पूरा चेंज हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का स्वरूप कैसे रहता है, किस टाइप का नेशन बनाएंगे, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो लीगल जो हिस्ट्री रहेगा जिसमें बहुत सारे एक्ट आएगा, बहुत सारे रेगुलेशन आएगा, जिसको हम लोग कंपनी रूल के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे। उसके बाद क्राउन रूल या फिर जो ब्रिटिश सरकार के रूल के अंदर जो होगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल बोलेंगे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी जो भारत बना है, जो आज भी भारत बना है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं, मोस्टली लगभग 30-40% पर तो हम लोग का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो पूरे जो रेगुलेटरी एक्ट है वहाँ से पता चलेगा और कैसे रूल ऑफ लॉ इंडिया में डेवलप होता है, जिसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज भी जो भारत को क्या क्या दिया है ब्रिटेन बोलते हैं, तो उसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है
जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आज भी हम लोग का जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है या फिर कैसे करके सरकार चलाते हैं, वो हम लोग कहाँ से सीखते हैं? ब्रिटिश सरकार के थ्रू सीखते हैं। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में पूरा हिस्ट्री में पढ़े, टाइमलाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमको क्या पता चल रहा था, वहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हो रहा था उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर थे और बहुत सारे मूवमेंट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था। तो उसके साथ साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वाले वर्क चल रहे थे। जब साइमन कमीशन आया था तो हम लोग ने विरोध करना शुरू कर दिए थे कि ये जो बाहर के देश वाले हैं या फिर जो ब्रिटिश है वो हम लोग के ऊपर कैसे करके रूल कर रहे हैं। अगर कैसे करके रूल करना है तो हमारे देश के लोग ओन पीपल रूल करेंगे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड उठी। तो ब्रिटिश ने हमको चैलेंज कर दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते, आप अपना राज्य खुद ओन रूल नहीं कर सकते। तो भारत के बहुत से जो पॉलिटिकल या फिर जो एक्सपर्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें बोले कि हम लोग बनाएंगे, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और विद प्रोसेस क्या हो गया, कैबिनेट कमेटी आती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनता है वो इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट करता है और वो हम लोग के देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो हम लोग को जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा उसका कितना कॉम्पोजिशन रहता है, उसका वर्किंग कैसे रहता है, उसका कमेटी कैसे रहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं वो पता चलेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से 1947 जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और 1950s तक, तो भारत किसके हिसाब से चलता है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हिसाब, असेंबली के हिसाब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हिसाब से, जो कि एक तरह से वो पार्लियामेंट का काम करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज भी कोई भी डिबेट हो प्रेजेंट, उसका ट्रेसिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पहुंच जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बहुत ज़्यादा डिबेट करके हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जानना है और हमको पढ़ना है। नेक्स्ट, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बना लेते हैं तो 1950 में, और जो सबसे जब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक रिपब्लिक बनते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं। इनेक्ट कर लेने के बाद पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का कैसे रहेगा, उसका एक कुछ साइलेंट फीचर है, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें ये चीज़ पता चलेगा कि इंडिया वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ रिटन रहता है, कुछ ओरल रहता है। जैसे कि यूके का देखेंगे तो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अमेरिका के देखेंगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग के भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ पार्ट है, कुछ रिजिडिटी का पार्ट है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इजीली आप चेंज कर सकते हो। कुछ जो आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल को आप या फिर कुछ को आपको चेंज करने में बहुत मशक्कत लग जाते हैं। जैसे कि फेडरलिज्म का जो सिस्टम होता है, जैसे कि जीएसटी जैसे हुआ, उसमें जीएसटी जब लागू हो रहा था तो हम लोग का तो बहुत ज़्यादा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट हैं। तो यहाँ पे वो एक फीचर भी है कि हमारे में थ्री टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज्य। तो अगर उसको कोई भी नियम कानून बनाना है, कोई फेडरलिज्म जिसमें स्टेट का भी बहुत ज़्यादा स्टेक है और उसके स्टेट को भी प्रभाव पड़ता है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उतना रिजिड भी है कि अगर कोई स्टेट का अगर नियम बनाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब करके लेके आओगे आर्टिकल 368 के अंडर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पास करना पड़ेगा। प्लस साथ में 50% जो स्टेट का उसका से भी होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का फॉर्म है। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और हम लोग फेमिलियर थे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम का। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है और रिप्रेजेंट दे सकता है। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्लियामेंट्री टाइप का गवर्नमेंट है। और हम लोग ने क्या है कि बैलेंस करके रखा है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच हम लोग ने बैलेंस करके रखा है। ये भी हम लोग का एक फीचर है। फंडामेंटल राइट दिया गया है ताकि हर एक जो आदमी है, जो हर एक जो इंडिविजुअल है या सिटीजन है, वो अपना भरपूर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। मतलब ये एक स्टेट पॉलिसी है जिसमें क्या है कि कोई भी नियम कानून बनाते हैं सरकार को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो हम लोग के फोर फादर्स हैं, जो विजन देखे हैं या फिर जिस तरीके से कंट्री को ले जाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में ही हमको वो बनाना है नियम कानून। फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा गया है ताकि जब राइट्स का एक्सरसाइज करें हर एक इंडिविजुअल, तो अपना
ड्यूटीज को ना भूल जाए। हमारा स्टेट का कल्पना किया गया है, सेकुलर स्टेट का कल्पना किया है जिसमें क्या है कि हर एक धर्म, सेकुलर स्टेट भी दो टाइप का होता है, एक में जो कंप्लीट रिलीजन और स्टेट पूरा अलग अलग होते हैं, दूसरा में क्या कि रिलीजन और जो स्टेट है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इंडिया में जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात की है, जिसमें सर्वधर्म संभव की बात की गई है। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग क्या बोलते हैं कि हर एक को जो 18 इयर्स के ऊपर है सबको राइट टू वोट है, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सभी वोट दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग डाइवर्सिटी है और बहुत सारे अलग अलग रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर में डिवाइडेड है, और उस डाइवर्सिटी को एक रूपता करने के लिए एक सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, उसके बारे में बताया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे, 3 टायर्स गवर्नमेंट पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस में क्या है आपको जो पता रहना चाहिए वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी प्रीएम्बल। जैसे कि आपने देखा लास्ट ईयर जब भी कहीं कोई भी आंदोलन होता है, मूवमेंट हो रहा था, किसान मूवमेंट, और वो बहुत सारे जो दिल्ली में जो राइट्स के बाद मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें सब के सब अपना एक प्रीएम्बल को पकड़ के लेके आए गए थे। प्रीएम्बल को शो कर रहे थे कि हम लोग का देश, कंट्री का नेचर क्या है। तो हम लोग जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल में कौन कौन सा टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, और आज भी प्रीएम्बल क्यों सिग्निफाइज करता है, क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है, तो ये पता रहना चाहिए। क्या प्रीएम्बल को अमेंडेबल कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे। जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने बनाया, तो हमको पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है और कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंजर्व करने का बोझ लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, या फिर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं प्लस हम लोग भी। तो उसमें नेचर ऑफ इंडिया कैसे है, कौन बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्यों, और कौन कौन सा किस टाइप का नेचर है इंडिया का, ये बताया गया है। जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है, हम पूरे भारत के लोग बनाए। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट करके। हाँ, इसको ड्राफ्ट करने का जो काम किया है उसका लीडरशिप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने निभाया है। तो उसके कारण उनको आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग की कमेटी के हेड थे। तो हम लोग का कंट्री किस टाइप का है, उसमें पता चलेगा कि हम लोग का कंट्री सॉवरेन है, मतलब कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर अभी हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और डायरेक्ट नहीं कर सकता। हम अपनी मर्जी से जो भी डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा सोशलिस्ट है, मतलब जो हम लोग का रिसोर्सेज हैं उसको, उसमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी समुदाय के ऊपर कोई कब्जा नहीं रहेगा, सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सेकुलरिज्म, जो मैंने बात बताया, सभी धर्म को समान रूप से देखा गया है। तीसरा इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेटिक, जो हमारे जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म रहेगा वो डेमोक्रेटिक रहेगा, मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल रहेगा। उसके रिपब्लिक का मतलब ये, जो आपका मोनार्की खत्म हो जाएगा, राजतंत्र खत्म हो गया है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो इलेक्शन करके जाएगा इसके पास वो एक फेयर प्रोसेस के थ्रू वो हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक, उसके बाद हम लोग ने बात किया कि किस टाइप का स्टेट बनाएंगे, उसमें जस्टिस रहेगा। जस्टिस ओनली नॉट अ सोशल, इकोनॉमिकल, इवन पॉलिटिकल जस्टिस भी हम देने की बात कही है। उसके बाद लिबर्टी रहेगा, हर एक व्यक्ति को लिबर्टी ऑफ थॉट में आप कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन से आपका एक्सप्रेशन का फ्रीडम रहेगा, बिलीफ सिस्टम, फेथ, वर्शिप करने का पूरा जो लिबर्टी रहेगा इसमें। उसके बाद हम लोग को कहा गया कि इक्वालिटी सबको मिलेगा, स्टेटस का प्लस अपॉर्चुनिटी, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद आपका फेडरलिटी के लिए हर एक फेडरलिटी को एश्योर करेंगे ताकि हर एक का डिग्निटी मेंटेन रहे और हमारे देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी रहे। तो ये जो फंडामेंटल प्रीएम्बल का बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं उसको हम लोग डिटेल में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए वो रहेगा, जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट ऑफ द इंडिया, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे कि अभी आप रिसेंटली डिबेट देख रहे हैं, रिसेंटली डिबेट बोल रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है या हिंदुस्तान है। तो कई सारे लोगों ने तो इंडिया के जगह में भारत, या फिर भारत सरकार ने G20 की अध्यक्षता में अपने देश का जो नाम है उसका प्लेट का नाम में भारत लिखा था। तो बहुत सारे
बहुत एक इशू है, डिबेट निकल गया था। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूनियन क्या है, टेरिटरी क्या है, ये जो आर्टिकल जो 1 है उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 जो बोलता है इंडिया दैट इज भारत, वो पढ़ेंगे। और उसमें भारत में कौन कौन सा पूरा एक यूनियन है, और उसमें क्या है कि बहुत सारे जो फेडरल स्टेट है, ठीक है। फेडरल शब्द का तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में फेडरलिज्म है, तो वो पढ़ेंगे। तो यूनियन पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे, प्लस उसमें क्या है कि हम लोग कैसे करके अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन होता है। हर एक एग्जाम में आ गया है कि 1956 में कौन सा एक्ट के थ्रू हम लोग नया स्टेट बनाते हैं, और नया स्टेट बनाने के लिए आपको कौन कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, क्या ओनली लैंग्वेज के पैरामीटर से कौन सा स्टेट बना है, ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस कैसे करके हमारा जो जो स्टेट था 6 + 12 स्टेट बोल सकते हो, उससे अभी हम लोग 28 स्टेट तक पहुंचे हैं, कौन कौन सा डिवाइड होके, या फिर कैसे करके न्यू स्टेट का इवोल्यूशन हुआ है, वो हम लोग इसमें पूरा पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है जब आप एक टेरिटरी को बना देते हैं, ठीक है। एक नेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि टेरिटरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आप टेरिटरी निर्धारित कर देते हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है इस टेरिटरी में रहने वाले कौन है। जब इस टेरिटरी में रहने वाले कौन है उसको जब लीगल स्टेटस देते हैं तो हमको पता चलता है कि इसको हम लोग सिटीजन बोलते हैं। तो वो जो सिटीजन है उसका निर्धारण कैसे होता है, उस सिटीजन को कैसे करके पता चलता है कि वो भारत का सिटीजन है, ठीक है। तो उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से कौन भारत का सिटीजन है कौन नहीं है। प्लस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर चले जाते हैं और इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ इंडियन तो रहते हैं लेकिन बाहर में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं NIRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो इंडियन है लेकिन अभी इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहे हैं, बाहर रिसाइड कर रहे हैं। तो आपको पूरा पता चलेगा कि कौन कौन सा, यहाँ पे देखो कौन कौन सा वीजा रहता है, कैसे हम लोग सिटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं नहीं करते हैं, तो सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे ओवरव्यू में, वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम के लिए, NDA के लिए सबसे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो फंडामेंटल राइट है। हमेशा एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के अराउंड घूमते रहता है, ठीक है। उस फंडामेंटल राइट में आपका कि बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ देता है, या फिर बेसिक 6 फंडामेंटल राइट है उसके बारे में पूछ देता है, कौन से आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है पूछ देता है, कि राइट टू इक्वालिटी किसमें है, तो आर्टिकल 14 में आपको पता रहना चाहिए। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था उसमें भी आपका जो राइट टू इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था 2023 के NDA में, तो क्या उसमें पूछे, इसमें डायरेक्टली सबसे सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल 19 में क्या है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 में है। तो ये रीड्स क्या होता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 के थ्रू रीड्स आपका रहता है। और आर्टिकल 32 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं, मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू कर सकता है, ठीक है। और अगर आर्म फोर्स है, या तो फिर आर्म फोर्स जब रहते हैं तो उसके साथ फंडामेंटल राइट के क्या रिलेशन है, या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ गई है और वहाँ पे फोर्स भेज दिए हैं और वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है, तो उतना टाइम फंडामेंटल राइट का औचित्य कितना रहता है नहीं रहता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NDA के लिए, स्पेशली आपका प्रीलिम्स में जो एक क्वेश्चन आएगा, प्लस जब इंटरव्यू में जाएंगे तो ये जो आर्म फोर्स और मार्शल लॉ जब लगता है तो फंडामेंटल राइट से कैसे करके उसको इंटरलिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है NDA के एग्जाम के लिए फंडामेंटल राइट में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना पड़ता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप समझ गए, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रहे हैं स्टेट को, जब स्टेट कोई पॉलिसी बना रहा है तो कौन कौन सा डायरेक्टिव दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, या फिर हम लोग के विजनरी लीडर्स जो थे, गांधी जी हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर जी जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल के थे, मार्क्सिस्ट लोग थे, तो वो अपने देश को कैसे बनाना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाना चाहते थे। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था
वो हम लोग बना नहीं पाए थे, क्योंकि हम लोग के पास जब भी कुछ बनाना चाह रहे थे तो जो इकोनॉमिक्स का कांस्टेंट आ रहा था, तो हमारे जो फोरफादर हैं उन्होंने हम लोग को पहले से ही पॉलिसी दे दिया गया है कि हम लोग किस डायरेक्शन में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। पहले फॉर एग्जांपल आप राइट टू एजुकेशन जो एक्ट जान रहे हो 6 से 12 वाले, उसको फंडामेंटल राइट बाद में बनाया गया है, लेकिन उससे पहले वो डायरेक्टरी पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर था। मतलब डीपीएसपी के अंदर मतलब जब वो सरकार कोई पॉलिसी बनाएगा तो इस पॉइंट को हमेशा उस नोट करके रखेगा कि ये जो एजुकेशन का जो मसला है, जब पैसा आ जाएगा हमारे स्टेट के पास तो उसको कंप्लीटली फ्रीली कंपलसरी एक राइट देगा। तो जैसे ऐसे दे दिया, जैसे कि अभी राइट टू फूड की बात कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारे फोर फादर ने, इवन डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा है किसी को पॉलिटिक्स खेलना है तो कुछ मत करो, जाओ डीपीएसपी में कौन कौन सा इशू की बात किया गया है तो उस कोई इंपॉर्टेंट इशू को उठाइए और आप पॉलिटिक्स अच्छा से खेल सकते हो। जैसे कि इस साल जो इलेक्शन होने वाला लोकसभा, आर्टिकल 44 के ऊपर खेलने की कोशिश किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। तो आर्टिकल 44 क्या है? यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल राइट, यूनिफॉर्म सिविल राइट। तो आर्टिकल 44 में, क्योंकि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाएंगे, तो ये पहले से मुद्दा आपको मिल जाता है। तो आप किसी को पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्टेड है तो डीपीएसपी से आप अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटी, ये बाद में इंसर्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये जो है ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। ये इमरजेंसी के टाइम था, इंदिरा गांधी जी का कहना था कि सबको राइट्स अपना पता है लेकिन कोई अपना ड्यूटी याद करके नहीं रखता। तो उसके हिसाब से क्या है कि जो रशिया का जो यूएसएसआर के जो नक्शे कदम पे ये हम लोग के इंडिया में भी लागू किया था कि एक ड्यूटी आपको पता रहना चाहिए कि एज अ नेशन, एज अ सिटीजन आपके पास कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको कौन कौन सा लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी पता रहना चाहिए जो 11 के आसपास है। तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में आ गया एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसके बाद लिख दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, ये ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटी है, ऑप्शन सी डीपीएसपी में है, ऑप्शन डी प्रीएम्बल में है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फंडामेंटल ड्यूटी का, तो आपको पता रहना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग में रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। आर्टिकल 368 के अनुसार हम लोग रिजिड तरीके से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। कई सारे जो तथ्य है या फिर बहुत सारे जो प्रोविजन है जिसको एक सिंपल मेजोरिटी से भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि केशवानंद भारती जी का डेथ हो गया था और बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन हमला, तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंडिया को सेकुलर स्टेट का जो सेकुलर स्टेट नहीं बोलना चाहिए, या फिर इंडिया को ये बोलना चाहिए, ये राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, वो राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बहुत सारा पॉलिटिकल डिबेट होता है, बट आपको पता रहना चाहिए कि जो इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप चाह के भी नहीं चेंज कर सकते। अगर चेंज करोगे पार्लियामेंट के थ्रू तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको नल एंड वाइड कर सकता है। जैसे कि पिछली बार जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो नियुक्ति होता है जिसको कोलोजियम सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि एनजीएसी लेके आने चाहते, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेने के आने चाहते थे। इतना बड़ा संविधान पार्लियामेंट ने डिस्कस किया, डिबेट किया, उसके बाद फिर उस प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर भी हो गया। बट बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आके नल एंड वाइड कर दिया। क्या बोला कि ये तो क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है बोल के, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली नल एंड वाइड है ये बोल के उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा हो गया बोल के रिजेक्ट कर दिया था उनको। तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का पार्टी, हम लोग का जो इंडिया है किस टाइप का
सिस्टम है, किस टाइप का सिस्टम चलता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो दो टाइप का गवर्नमेंट चलता है, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पड़ता है चलता है, एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलता है। अगर आप अमेरिका को देखो तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, इंडिया को देखोगे या फिर यूके को देखोगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। तो इंडिया ने कौन कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया? इसका दो तीन रीजन था। एक तो बेसिक रीजन ये था कि हम लोग हैबिचुअल हो गए थे कि ब्रिटिश सरकार कैसे चलता है, तो उसको जारी रखा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज था कि डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है कि उसको अडॉप्ट करना है कि बहुत नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंटेशन अगर देना है तो उसके लिए हम लोग को पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ गया और हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो उसमें भी जो ब्रिटिश सरकार का पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन सरकार का पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग को जानना पड़ेगा, वो एग्जाम में आता है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फेडरल सिस्टम। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किस टाइप से है? तो इंडिया का फेडरल सिस्टम में क्या है कि यूनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, और हमारा थर्ड टायर सिस्टम है उसको पंचायती लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज भी बोलते हैं। तो हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका फीचर क्या है ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या पढ़ेंगे, जो फेडरलिज्म में दो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जो स्टेट में अलग अलग स्टेट जो चलाते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलता है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कई बार क्या होता है, सिंस इंडियन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्टी सिस्टम के थ्रू हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव होता है, जो पार्टी का जो लीडर है, और उस पार्टी लीडर के हिसाब से वो चीफ मिनिस्टर का फेस होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर का फेस होता है। तो कई बार क्या होता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में अगर अलग अलग पार्टियां आती है तो उसमें खींचातानी स्टार्ट हो जाता है। तो उसको क्या है कि एक रिलेशनशिप कैसे है उसको हम लोग को देखना पड़ता है। और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जब डिफरेंट गवर्नमेंट है तो उन दोनों के बीच क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस के कारण क्या है कि पॉलिसी में भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो आप जैसे मोस्ट ऑफ दैट टाइम अगर न्यूज़ में देखते रहोगे तो ममता बनर्जी और मोदी जी का कुछ पॉलिटिकली डिसेंट स्टार्ट हो जाता है, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच छत्तीसगढ़ और मोदी जी के बीजेपी के थ्रू हुआ था। जैसे कि जब किसान बिल जब पारित हुआ था, तो जब किसान बिल पारित हुआ था तो केरला हो गया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसके अपोज में यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल लेके आया था। तो क्या कि जो कि एनडीए में जो आता है जितना तक आता है। नेक्स्ट जो है इंटर, दो अलग अलग स्टेट हैं वो लोग भी आपस में कई बार क्या डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अभी रिसेंटली क्या हो गया, एक सप्ताह पहले क्या हुआ था आप देखोगे, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच दोनों में डिस्प्यूट क्रिएट हो गए हैं। किस लिए? कावेरी रिवर के लिए, पानी के लिए। तो ये जो इंटर स्टेट का जो इंटर स्टेट जो रिलेशन है उसमें बेसिकली जो वाटर रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा है, लैंड रिसोर्सेज कम है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बस देखेंगे, सरफेस लेवल पे ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे जितना एनडीए की जरूरत होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि एक नेशनल इमरजेंसी होता है, एक स्टेट इमरजेंसी होता है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो अगर कोई बाहर का देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गया, तो हम लोग में नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल कभी बार जो इंटरनल रिवेल होता है तो भी नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, जैसे कि 1974 की 75 में जब इंदिरा गांधी लगा दी थी एक इमरजेंसी। कई बार क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेट गवर्नमेंट ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका थोड़ा ज़्यादा पावर है। तो उसमें कई बार होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनता या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो नहीं चल रहा है, अगर ये पता चलता है तो क्या है कि जो गवर्नर रहता है वो रिपोर्ट देता है और वहाँ पे एक तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लग सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात 360 में है, जिसके बारे में जो अभी तक लगा नहीं है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट कौन होता है और कौन कौन प्रेसिडेंट हैं, उनका टर्म्स क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनके पास पावर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंस पावर, ये पढ़ेंगे पूरा प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का पूरा ऑफिस, उसका इलेक्शन, उनका पावर क्या है, कौन सा फंक्शन है, जो बेसिक नॉर्मल चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, इन डेप्थ नहीं जाएंगे। एनडीए के हिसाब से हम लोग सरफेस लेवल में पढ़ेंगे, जितना आपको बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता रहना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे पहले, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, और उनका और प्रेसिडेंट का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है उसके वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, मिनिस्टर कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कैबिनेट कमेटी पढ़ेंगे। आप जानते हैं इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग यहाँ पे मिनिस्ट्री है, प्लस या अलग अलग यहाँ पे मुद्दे हैं, तो कैसे करके सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाया जाता है, कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे, उस कमेटीज के रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या, फिर पार्लियामेंट क्या है उस, या फिर गवर्नमेंट क्या करता है, उसके बाद सॉल्यूशन तैयार करता है। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्टली हर साल आता है, तो उसमें हम लोग पता ही चलेंगे कि पार्लियामेंट कौन होता है, क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट चीज होते हैं तीनों चीज। तो ये एक स्लाइड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट कौन होता है, लीडर ऑफ लोकसभा कौन होता है, लीडर ऑफ राज्यसभा कौन होता है, ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, कैसे करके पार्लियामेंट प्रोसीजर करता है, कैसे एक बिल ड्राफ्ट होता है, कैसे वो एक्ट बनता है, कैसे करके क्या बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन कैसे है, राज्यसभा का पोजीशन क्या है, लोकसभा पार्लियामेंट में कैसे प्रिविलेज मिलता है मिनिस्टर को, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज पढ़ेंगे। और ये स्लाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनडीए के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है फॉरम, ये हम पूरा पार्लियामेंट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, सबसे एपेक्स जुडिशियल बॉडी होता है। हम लोग के इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब एक ही पूरा स्तंभ है, एक जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट रहता है, तो एक जो कोर्ट है जो निर्णय लेता है उसका जो मान्यता है पूरे ऑल ओवर इंडिया रहता है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का सीट कहाँ पे बैठता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस कैसे है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कौन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या निर्णय ले सकता है, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नर बोलते हैं। अब जैसे कि हमको बोले कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लिंक करने का एक इंस्टीट्यूशन चाहिए और उसके लिए हम लोग गवर्नर रहता है। तो हर जो जैसे राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंटर के लिए, वैसे स्टेट के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नर का ऑफिस पढ़ेंगे, गवर्नर का पावर पढ़ेंगे, गवर्नर का फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर पढ़े थे वैसे स्टेट के लिए हम लोग चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर का पावर क्या है, कैसे करके वो उसके स्टेट का काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, कैसे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, कैसे करके संभालते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट पढ़े थे वैसे स्टेट का लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है कई जगह पे, लेजिस्लेटिव असेंबली है कई जगह पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोड पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ेंगे। उसके स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 371 जो पहले था, आर्टिकल 371 जो हम लोग जानते हैं, इसके आर्टिकल 370, ठीक है, तो हम लोग क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्पेशल प्रोविजन था। वैसे बहुत सारा स्पेशल प्रोविजन है बहुत सारे सम स्टेट के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट के लिए जो आर्टिकल 371 के अंदर आता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पंचायती राज्य क्या होता है, सरपंच क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, कौन कौन सा प्रोविजन है। उसके बाद क्या है कि जो पेशा एक्ट नया लागू हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसी साल ही लागू हुआ है, बहुत सारे स्टेट में पेशा के डिमांड कर रहे हैं, तो पैसा क्या है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया में, तो आप पेशा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है पता चलेगा, पंचायती राज्य को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे, जब पंचायती राज्य जो लोकल बॉडीज है एक, तो अर्बन बॉडीज जो पढ़ेंगे जिसको म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।
पार्षद क्या होता है, मेयर क्या होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या होता है, कैसे करके स्ट्रक्चर चलता है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन कैसे है, क्योंकि कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया, उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो कैसे करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और हमेशा न्यूज़ में रहता है। और अगर क्वेश्चन अगर आ गया यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे कि दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, दिल्ली और पुडुचेरी का कैसे क्या डिफरेंस है। और इंडियन गवर्नमेंट में क्या है, कुछ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, उन लोग के लिए अलग से नियम बना सकते हैं गवर्नर अपने, या फिर प्रेसिडेंट अपने रूल से कुछ नया नियम बना सकते हैं, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट नियम बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल और ट्राइबल एरिया का कैसे, कहाँ पे है, उनका क्या पावर है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये पढ़ेंगे लास्ट। और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिसमें यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, और अगले साल श्योरली अगर क्वेश्चन पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो मोस्ट प्रोबेबली जो है पहला टॉपिक से पूछेगा। और वो पहला टॉपिक क्या है, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज़ में रहेगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, क्या है, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका पावर क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वो क्या क्या चीज़ कर सकता है, वो पता रहना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू क्या है कि बहुत से जो ऑफिशियल रैंक या फिर ऑल इंडिया सर्विस के लिए सिलेक्शन होता है, जिसको आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस समझते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका कंपोजिशन कैसे है, उसके मेंबर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि एक अच्छे अगर सिविल सर्वेंट का चयन नहीं कर सकते तो आप कंट्री को कैसे करके मैनेज कर पाओगे। और इंडिया इतना डाइवर्स और इतना पॉपुलेशन वाले कंट्रीज है, उसको सबसे अच्छा तरीके से जो अभी तक बचा के रखे हैं या फिर उसको वो किए हैं, वो सिविल सर्वेंट के द्वारा ही किए गए हैं। इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में क्या किया है, जो सिविल सर्वेंट थे या फिर सिविल सर्विस था, उसको जारी रखा और स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया है उनको। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल कमीशन पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, यहाँ पे से क्वेश्चन आता है कौन से आर्टिकल में है, इसका क्या बोलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस कितना सरकार, जो केंद्र सरकार है, कितना स्टेट सरकार को क्या है, कितना रेवेन्यू देगा, ठीक है, वो आपको पता चलेगा फाइनेंस कमीशन में, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो लास्ट जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसके हिसाब से बोला गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो 32% देता था, वो 42% के आसपास देंगे बोलते। तो ये फाइनेंशियल कमीशन जो रिसोर्स को सेंटर और स्टेट लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद नेशन कमीशन पर एससी पढ़ेंगे, एक शेड्यूल कास्ट के लिए कैसे करके एम्पावरमेंट करने के लिए एक कमीशन है। वैसे एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए एम्पावरमेंट के लिए एक कमीशन है। उसका स्पेशल ऑफिशियल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का पढ़ेंगे हम लोग कि लैंग्वेज का है, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए कौन कौन से राइट्स हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोलते हैं। बहुत सारे जो घोटाले आपने देखा था लास्ट 10 ईयर्स में, कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सब चीज़ हमको कैसे पता चला, ये हम सब चीज़ को पता चला जब उसका पीछे से डाटा का स्क्रूटनी हुआ। और जो ऑफिस जो स्क्रूटनी करता है उसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टर्म्स कैसे हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, पावर क्या है, रोल क्या है, ठीक है ना, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है वो गवर्नमेंट का लीगल इशू को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। तो क्या है, अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे, जो स्टेट में जो रहते हैं एडवोकेट जनरल, उसका अपॉइंटमेंट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो पढ़ सकते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन। अब तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा रोल इसके जगह पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, एक नीति आयोग बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं। और नीति आयोग के अराउंड क्वेश्चन आता है और आ रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि नीति आयोग क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसका काम क्या है, कौन कौन सा पॉलिसी बनाया है, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है,
ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे कि आज तक देख रहे हो हमास और इसराइल के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे जैसे कि आज जैसे पता चला हम लोग को कि बहुत छोटे छोटे व्यक्ति बच्चे लोग हैं, उनका सर धड़ से अलग कर दिए, बहुत सारे वुमेन को अब्डक्ट कर दिए हैं, उनके खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं। तो क्या वॉर और ह्यूमन राइट का वायलेशन, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका कमीशन में कौन कौन मेंबर रहते हैं, वो लोग क्या जुडिशरी का फंक्शन कर सकते हैं कि नहीं, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट्स के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग को पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के हिसाब से हम लोग को क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पता चलेगा, उसका टेन्योर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पता चलेगा और पढ़ेंगे कि विजिलेंस कमीशन क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग CBI पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पढ़ेंगे, ED पढ़ेंगे, CBI पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसके मिसयूज और यूज़ के बारे में भी बहुत सारा डिबेट होता है। तो हम लोग CBI पढ़ेंगे, CBI का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, CBI और पुलिस के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि करप्शन को हटाने के लिए अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त जो बना है इंडिया का, इस टाइप से फंक्शन कर रहा है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है, नहीं है, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या है, जुडिशरी का लैंग्वेज क्या है, इंडिया का शेड्यूल लैंग्वेज पढ़ेंगे, 12 शेड्यूल लैंग्वेज पढ़ेंगे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली जो है नया मिनिस्ट्री बना है जिसका जो हेड है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जिसका हेड है हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो कोऑपरेटिव का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मूवमेंट है, क्या कोऑपरेटिव आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में क्रिएट कर सकता है। और जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पारित हुआ था कोऑपरेटिव के लिए, तो कोऑपरेटिव एकदम हॉट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आने के लिए। तो हम लोग कोऑपरेटिव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर। और लेटेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में क्या होता है, कई सारे लोग एक पार्टी को दूसरे पार्टी में स्विच करते हैं, चेंज करते हैं। तो उसका नियम कानून कैसे है, कैसे कोई व्यक्ति के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है तो अगले साल एंटी डिफेक्शन लॉ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी हम लोग जाके लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो पॉलिटी का सेक्शन रहेगा, सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा। दूसरा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना पता चले पढ़ेंगे। तीसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक थीम क्या है, प्रीएम्बल पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट बॉडी जो कोर्ट है पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। और हम लोग बहुत क्रिप्स और शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमारे जो एनडीए में जो ऊपर से सतही लेवल पे जो क्वेश्चन आता है उस लेवल को डील करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, विराम करते हैं। थैंक यू।